रासवा के उर्दू का तीसरा चैप्टर। कौन चैप्टर है ये? तीसरा। इस चैप्टर का नाम क्या है? फरार। क्या नाम है? फरार नाम है। देखिए, पहले तो हम लोग जान लेते हैं मोहम्मद मोहसिन के बारे में। तो मोहम्मद मोहसिन कौन है? तो फरार चैप्टर के मुसन्निफ है। तो फरार चैप्टर के क्या है? मुसन्निफ है, लेखक है। मोहम्मद मोहसिन कौन है? लेखक है। किस चैप्टर का? फरार का। अब आते हैं मोहम्मद मोहसिन के। उसके बाद हम लोग फरार के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइटर का। हम बोले भी है कि हर एक चैप्टर में उर्दू के राइटर के बारे में जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव आपसे 10th क्लास में सबसे ज्यादा उसके राइटर के बारे में ही पूछने वाला है, समझा रहे ना? इसलिए उसके बारे में मुख्तसर सा जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए, फरार चैप्टर के जो मुसन्निफ है उनका नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन। इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पटना में। कब? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को पटना में इनका पैदाइश हुआ था। और इनका इंतकाल कर गए, वफात कर गए 2002 ईस्वी में। कहाँ पे? दिल्ली। और इलाज के दौरान इनका इंतकाल हो गया। मतलब इनका इलाज चल रहा था, कोई बीमारी था और उसी दौरान इनका डेथ हो गया। वो किस वर्ष था? 2002 में। और कहाँ था? दिल्ली। इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद रशीद। देखिए, अब इनके बारे में पूरा एजुकेशन के बारे में इसमें दिया जा रहा है कि वो कब मैट्रिक पास किए, कब आईए पास किए, कब बीए पास किए, कब एमए पास किए और किस सब्जेक्ट में पास किए। जब आप इंटर लीजिएगा ना तो इंटर से ही सब्जेक्ट का चुनना जरूरी हो जाता है। तो इंटर, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, इस सारा के बारे में डेट वाइज इनके क्वालिफिकेशन के बारे में आपके चैप्टर में दिया हुआ है। तो इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम 1926 ईस्वी में राम मोहन राय सेमिनरी पटना से ये पास किए। कहाँ से? राम मोहन राय सेमिनरी पटना से। किस सन में? 1926 में। तो जब 1926 में ये मैट्रिक पास किए तब तय है कि 2 साल के बाद कौन सी पास करेंगे? इंटर। तो आइए 1928 में, 26 के बाद 2 साल होता है इंटर का कोर्स। तो 1928 ईस्वी में ये पटना कॉलेज से इंटर पास कर गए। कौन पास कर गए? आइए। कब में? 1928 में। मैट्रिक 26 में किए तो 1928 में क्या पास कर गए? इंटर पास कर गए। अब आते हैं बीए की बात आता है। तो देखिए, बीए में एक ऑनर्स होता है, बीए ऑनर्स। तो बहुत लोग फिजिक्स से ऑनर्स लेता है, मैथ से ऑनर्स लेता है, हर विषय का एक ऑनर्स पेपर लिया जाता है। तो इन्होंने जो बीए ऑनर्स किया है वो इन्होंने नफ्सियात सब्जेक्ट से किया। नफ्सियात का मतलब होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब होता है कि ह्यूमन के स्वभाव के बारे में जानने वाला जो ये सब्जेक्ट होता है। तो उसी सब्जेक्ट में इन्होंने 1931 ईस्वी में बीए ऑनर्स किया। और बीए का जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। तो देख रहे हैं, 26 में मैट्रिक, 28 में आईए और उसके बाद 3 साल 1928 से 3 साल हो गया ना। 1931 में वो क्या कर लिए? बीए पास कर लिए। और बीए ऑनर्स किस सब्जेक्ट से किए? नफ्सियात का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी, अंग्रेजी में। हिंदी में उसको मनोविज्ञान कहते हैं। अब आते हैं एमए। अब एमए उन्होंने 1934 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से किया। कहाँ से किया? पटना यूनिवर्सिटी। और सब्जेक्ट वही लिया। कौन? नफ्सियात। इसका मतलब ये नफ्सियात में उनका काफी लगाव था। बहुत लोगों को होता है इंटरेस्ट, तो इनका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में था? नफ्सियात में था। और 1934 ईस्वी में वो पटना यूनिवर्सिटी से, पटना विश्वविद्यालय से, कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी से वो नफ्सियात के सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास से एमए का एग्जाम क्या कर गए? पास कर गए, जिसकी वजह से इनको गोल्ड मेडल भी मिला। एमए के एग्जाम में फर्स्ट क्लास से पास किए थे। और किस सब्जेक्ट में? नफ्सियात में। और कब? 1934 ईस्वी में। उसके बाद जब ये एमए तक पढ़ाई पढ़ लिए तब इनको लेक्चरर के तौर पर बहाली हुआ। किस तौर पर? लेक्चरर का मतलब होता है प्रोफेसर, जो लेक्चर देते हैं ना, प्रोफेसर लेक्चर। तो उनको लेक्चरर के तौर पर 1938 ईस्वी में आरजी तौर पर पटना कॉलेज में इनको फलसफा पर इनका पहले हुआ। कहाँ? 1938 ईस्वी में। कहाँ? पटना कॉलेज में। जहां से क्या पास किए थे? आईए पास किए थे। उसी कॉलेज में इनको लेक्चरर के तौर पर बहाली किया गया। फिर 1948 ईस्वी में ये पटना यूनिवर्सिटी में चले गए। कहाँ चले गए? पटना यूनिवर्सिटी में। और वहां पर इन्हें नफ्सियात में लेक्चरर के पल बहाली हुआ। किस सब्जेक्ट में? हाँ, ये नफ्सियात के प्रोफेसर बन गए। ये कब? 1948। किस यूनिवर्सिटी में था? पटना यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर क्या हो गए? बहाल हो गए। अब उसके बाद सदर शोबे नफ्सियात में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाइएगा ना तो HOD अंग्रेजी में कहा जाता है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो यह नफ्सियात सब्जेक्ट का यानी साइकोलॉजी सब्जेक्ट का सदर यानी प्रेसिडेंट बन गए। कब? 1953 ईस्वी में।
अब उसके बाद देखिए 1974 ईस्वी में मुलाजमत से शब्द को सब दोष हो गए, यानी वो रिटायर हो गए। अब देखिए इन्होंने बहुत सारा किताब लिखा, हालांकि इनका रुझान जो था, लगाव जो था, हमेशा किस सब्जेक्ट की तरफ रहा, साइकोलॉजी की तरफ से। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारा ऐसा शायरी भी लिखे, बहुत सारा मजमुआ भी लिखे, बहुत सारा किताब भी, बहुत सारा चीज, अलग अलग चीजें भी इन्होंने क्या किया, लिखा। तो इनकी चर्चित कहानियों में सबसे मशहूर और चर्चित एक कहानी था जिसका नाम था अनोखी मुस्कुराहट। ये एक बहुत शानदार कहानी था और उर्दू निगार में, उर्दू अफसाना निगार में अनोखी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। उसके बाद नफ्सियाती मजामीन, यानी साइकोलॉजी के तो ये थे, एक से देख रहे हैं, बीए किए, एमए किए, प्रोफेसर बने, सब के सब साइकोलॉजी पर बने। तो साइकोलॉजी में इन्होंने एक किताब भी लिख दिया था जिसका नाम था नफ्सियाती जियाए। क्या नाम था? नफ्सियाती जियाए। अब देखिए शायरी भी लिखी इन्होंने, क्या लिखा? और शायरी का नाम क्या था? जख्म के फूल। जख्म के फूल, क्या नाम था? जख्म के फूल। अच्छा, इनके अगर फैमिली बैकग्राउंड में आप जाइएगा तो इनके 3 बेटे थे और 4 बेटियां थे। और इन्होंने 1973 ईस्वी में अपनी बीवी के साथ हज भी कर लिए थे। कब? 1973 ईस्वी में। और 74 में इन्होंने अपनी नौकरी से क्या कर दिया? रिजाइन दे दिया। ये था किनके बारे में? सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। तो ये हम एक एक लाइन पढ़ेंगे नहीं, समझ में आ रहा है ना? इस कहानी को हम पूरा हम आपको बता देते हैं कि ये कहानी किस तरह का है। वो नाम है फरार। क्या नाम है? फरार। और यह 10वीं की उर्दू का तीसरा चैप्टर है। अच्छा, इसका नाम से आपको क्या लग रहा है? फरार मतलब भाग जाना, भाग गया। लेकिन जब आप कहानी पढ़िएगा ना तो फरार से और उसकी कहानी के अंदर से कोई तालमेल नहीं है। इसमें इस फरार चैप्टर में मुख्य किरदार में 4 आदमी है। इसमें 4 आदमी का नाम आया है इस चैप्टर में। वो कौन कौन है? तो सबसे पहले तो कौन है? महमूद है। सबसे पहले कौन है? महमूद है। उसके बाद इसका एक दोस्त है अजीम। कौन है इसका दोस्त? अजीम। और फिर वो शादी भी करता है। महमूद क्या करता है? शादी करने जाता है, जिससे उसका नाम क्या था? जबीदा। देखिए यही 4 जो है मेन रोल है इस कहानी में। यही जो 4 है वो क्या है? मेन रोल है कहानी में। तो इस मेन रोल में ये कहानी किसके ऊपर है? महमूद के ऊपर है। मतलब समझिए ना, इस फिल्म का मेन एक्टर, जैसे फिल्म में मेन हीरो होता है ना, लीड रोल, तो इस कहानी में जो लीड रोल है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन भूमिका निभा रहा है, वो कौन है? महमूद है। और महमूदे के इर्द गिर्द ये पूरा कहानी खत्म हो जा रहा है। देखिए कहानी क्या है, आखिर इस कहानी का मकसद क्या है, समझिएगा। देखिए जब बच्चा जो होता है, कहा जाता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन होता है ना, गांधी जी भी बोले हैं, प्राथमिक जो शिक्षा होता है ना, जो प्रथम गुरु होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो माँ बाप होते हैं। प्रथम गुरु कौन होते हैं? माँ बाप। हाँ। और उसका जो एजुकेशन जब शुरू होता है तो उसका इन्वायरमेंट उसको ज्यादा इफेक्ट करता है, वहाँ का रहने सहने का स्टाइल, रहने सहने का तरीका। अभी नया नया कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, जहाँ सभी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ डाल दीजिएगा, वो बच्चा अंग्रेजी ही बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? प्योर भोजपुरी में डाल दीजिए, क्या बोलेगा? भोजपुरी बोलेगा। हिंदी में रखिएगा माहौल में, वो हिंदी बोलेगा। जंगल में डाल दीजिएगा ना, तो वो जंगल के जानवरों की तरह आवाज निकालेगा। यानी जैसे उसकी बचपन में परवरिश होती है, उसी हिसाब से वो पूरे ताउम्र उसको ढलते रहता है। बचपन में जिस तरह का वो जिंदगी जीता है, जिस तरह डर भय से, चाहे जिस तरह से उसको रख रखाव किया जाता है, उसी तरह आगे चलकर भी उसकी जिंदगी पर असर पड़ता है। अगर जिसका बचपन अच्छे से नहीं गुजरा है ना, तो जिंदगी भर उसको इफेक्ट करता है। सैयद मोहम्मद मोहसिन एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे और साइकोलॉजी से काफी इनका रुचि है। आप लोग देख ही रहे हैं कि हर जगह साइकोलॉजी आ रहा है, यानी नफ्सियात आ रहा है। तो तय है कि यह चैप्टर भी साइकोलॉजी से मुतासिर है, यानी साइकोलॉजी से इफेक्टेड चैप्टर है। जो नाम का एक लड़का रहता है, उसका एक घर रहता है, उसके घर में एक माँ रहते हैं और उसके एक पिताजी है। उसकी जो माँ थी ना, बहुत झगड़ालू किस्म की आदमी थी। कैसी थी? और वो बात बात पर झगड़ा करती थी, एकदम तनाशाह नहीं होता है जी, तो होम मिनिस्टर की तरह पूरा एकदम हुक्मरान थी, ये पूरा अपने कब्जे में उसके पिताजी को भी और उसको भी लेके चलती थी। ये पढ़ता रहता था, तुरंत चिल्ला कर बुलाती थी, और इसके अंदर इतना ना खौफ हो चुका था अपने माँ के प्रति, तो धीरे धीरे इसको माँ से तो नफरत था ही, इसके बाद इसने औरत जात से ही नफरत होने लगा। इसको औरत जात से ही डर लगने लगा कि हर औरत जात इसी तरह का झगड़ालू और गुस्सैल होती है। समझ में रहा ना?
तो वह जो महमूद था ना, उसकी जैसे उसकी माँ बुलाती थी तो ये दौड़ता हुआ, मैथ पढ़ रहा होता है अपने घर में, माँ बुलाई कहाँ है, तो दौड़ता हुआ महमूद आया। और जब वो आकर देखता है तो माँ गुस्से से लाल थी, एकदम उसका शरीर कांप रहा था, पूरा आंख लाल लाल हो गया था। तो यह देखकर महमूद और डर जाता है और एकदम वो डर से फरिश्ता की तरह मासूम होकर चुपचाप क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। फिर उससे बोलती है कि जाओ अपने अब्बू को बुला के लाओ। तो वो जाके बोलता है कि चलिए मम्मी बुला रही हैं। तो वो बोलती है क्या बुलाएगी, कोई काम तो होगा नहीं, वो मतलब कमेंट टाइप के बोलते हैं। उसके बाद ये फिर गुस्सा जाती है कि हाँ हम लोग कमीनी है, ये है वो है, जिस तरह औरतों का झगड़ा किस्म का होता है, वो बहुत ही झगड़ालू किस्म के थे। अब यह जो इन्वायरमेंट एक दिन का नहीं था उसके घर में, ये बार बार होता था उसके घर में। ये सारा काम किसके सामने होता था, महमूद के सामने होता है। तो देखिएगा जो अच्छे फैमिली होते हैं, जो एजुकेटेड फैमिली होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो कभी भी झगड़ा करेंगे ना माँ बाप, तो वहां से फैमिली को, अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि उस झगड़ा का इफेक्ट उस बच्चे पर नहीं पड़े। क्योंकि बच्चे जो होते हैं कॉपी जल्दी करते हैं, अगर आप जो काम कर रहे हैं ना उसको नकल जल्दी वो करते हैं, समझ रहे ना। इसलिए जब झगड़ा गंदी चीजें आप करें, लड़ाई करें, फाइट करें, तो वहां से उस बच्चे सबको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो महमूद के सामने ये घटना बार बार होता था, जिसके कारण इसको ना, अपने माँ को तो छोड़ दीजिए, पूरे माँ यानी औरत जाति से ही इसको डर लगने लगा था कि औरत जाति जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब उसके अंदर ये माइंड में बैठ गया, क्योंकि छोटा बच्चा था। अब वो माइंड में इतना ना बैठ गया कि औरत के प्रति उसके अंदर हमेशा दहशत और डर बैठ गया रहता था। क्यों? क्योंकि बार बार रोज ये घटना होता था। अब डर की वजह से तो कुछ दिन के, ये जब 10 साल का था तो उसकी पिताजी का क्या हो गया, डेथ हो गया, उसके अब्बू इंतकाल कर गए। और कुछ सालों के बाद उसकी माँ भी क्या हो गई, इंतकाल हो गई। अब ये यतीम हो गया। अब यतीम हो गया तो मजबूरी में इसको अपने मामू के यहाँ क्या होना पड़ा, जाना पड़ा। और जब ये मामू के यहाँ गया तो अकेले रहने लगा, लड़कियों से दूर रहता था, औरतों से क्या होता था, क्योंकि उसको डर लगता था, क्योंकि फैमिली में ये देखा हुआ था। तो वहां से वो अलर्ट रहता था कि नहीं, औरत जात बहुत झगड़ालू होता है, उससे हट के रहना चाहिए। धीरे धीरे वो लोग, बहुत सारे बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे, सभी सहता गया, बर्दाश्त करते हैं। जानते हैं जिसको ज्यादा ठोकर लगता है ना, वो और मैच्योर हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है। मतलब और संघर्ष करते करते वो आदमी और कामयाब हो जाता है। जैसे आप देखिएगा, मकई देखें, मकई जब कच्चा मकई रहता है तो उसको बहुत सस्ता में लोग खरीद लेता है, लेकिन वही मकैया को जब भूंज के देता है ना आपको कोयला पर, तो ज्यादा दाम में देता है ना। यानी जब आप जलते हैं ना, जब आपका पसीना चमकता है, जब आप मेहनत करते हैं, तो आपको और आप वैल्यूएबल होते जाते हैं। तो ठोकर तो खा रहा था, ठोकर खाते खाते उसको हर तरह का नॉलेज होते जा रहा था, और वो पढ़ाई पर करते जा रहा था, पढ़ाई में मन लगाते जाता था। तो इसी सिलसिले में वो मैं पढ़ते पढ़ते आगे चला गया। तो आगे जाने के बाद में उसको हॉस्टल में रहना पड़ा। जब वो कॉलेज में गया तो उसको हॉस्टल में रहना पड़ा। तो उसे एक लड़के से दोस्ती हो गई जिसका नाम था क्या, अजीम था। महमूद की दोस्ती अब किससे हो गई, अजीम से। देखिए पहले तो महमूद, अभी तक महमूद था, अब इस कहानी में फरार में कौन शामिल हो गया, अजीम शामिल हो गया। अब अजीम उसका दोस्त था। अब अजीम क्या करता था कि जो स्कूल का जो माहौल होता है, जहाँ को एजुकेशन होते हैं, जहाँ लड़के और लड़कियां एक दूसरे एक साथ पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, ये सब चीजें होते रहते हैं। तो अजीम जो है ना, इसको बार बार उकसाते रहता था कि तुम कैसा लड़का है, इतना खूबसूरत है, इतना चीज है, फिर भी तुम किसी को नहीं देखता है, किसी से लड़की से बात नहीं करता है। ये सारी बातों को उसको क्या करता था, बार बार इंटोग्रेट करता था, मतलब उस पर तंज कसता था, कमेंट कसता था। तो एक बार महमूद गुस्सा में बोल रहा है, ठीक है हम भी बात करेंगे। तो उसी में एक खालिदा नाम की लड़की थी। कौन? अब देखिए खालिदा का भी एंट्री हो गई। महमूद हो गया, अजीम हो गया, अब कौन आ गई, खालिदा। तो खालिदा के बारे में वो कह रहा था, कौन, अजीम, महमूद से, कि क्लास में देखी खालिदा तुमको कैसे कैसे देख रही थी। लेकिन इसको तो लड़की जात से ही क्या था, एक डर पैदा था। तो उसको कहा कि क्यों उसको बदनाम करती। इसको ये चढ़ा चढ़ा कर उसको बोला कि तुम खाली बोलते हो, तो तुमसे होता नहीं, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा है, ये वो, मतलब बहुत सारे कमेंट उस पर बोलता है ताकि उकसा। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम कल बुलाओ, हम भी चलते हैं मिले। तो वो खालिदा से मिलने के लिए उसको उकसाया। अगला दिन डेट भी कहा कि ठीक है हम अगला दिन आएंगे। लेकिन महमूद जब घर से निकला तो उसको अंदर से ये महसूस होने लगा कि नहीं मैं ये गलत कर रहा हूँ, हमको ये नहीं करना चाहिए। और वो फिर रिटर्न अपने घर पर हॉस्टल में क्या हो गया, आ गया। और उसको अजीम को बोल दिया कि मेरा बीमार पड़ गए थे इसलिए हम नहीं गए। लेकिन अजीम ने ये बात को समझ गया कि हमसे बहाना बना दिया। तब महमूद ने उसी पढ़ाई को जारी रखा, उन चीजों को छोड़ दिया, इग्नोर किया, और पढ़ाई जारी करते करते वो डिप्टी कलेक्टर बन गया। क्या बन गया, डिप्टी कलेक्टर। हाँ, जब डिप्टी कलेक्टर बना तो उसके घर में रिश्तेदारी आने लगे। तो
तो वो ऑफिस से काम करके जब अपने घर गया तो देखता था कि घर में कोई आदमी नहीं। आप बताइए कितना पैसा वाला हो जाइए, कितना बड़ा ऑफिसर हो जाइए, जब घर में कोई नहीं रहेगा तो घर में मन लगेगा जी? एकदम भूत बांग्ला की तरह नहीं लगेगा, लगेगा कि सब चीज काटने दौड़ रहा है, कोई खुशी नहीं है। अब कहीं से कमा के आए, घर में 4-5 गो लड़के हैं, बच्चे हैं, बीवी है, सब कुछ है, तो हंसी खुशी आदमी खुशी मनाता है। लेकिन वो जब ऑफिस से आता था तो उसको घर में कोई भी, सब चीजें सुनसान बेअबान लगता था। तब उसने मन ही मन डिसाइड किया कि हमको भी शादी कर लेना चाहिए। हम करके और घर बसाने का मन में ये ठान लिया। क्या कर लिया? तो वो बहुत सारे रिश्ते हैं, उसमें से एक रिश्ता उसको मंजूर हुआ। वो कौन थी? जबीदा। जबीदा नाम की लड़की से वो शादी करने को तैयार हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जबीदा अभी मैट्रिक पास नहीं थी। तो उसने क्या किया, घर वाले बोले कि अभी मैट्रिक पास नहीं है, मैट्रिक का एग्जाम दे देगी तब इसका शादी हो जाएगा। तो ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम देगी। मैट्रिक का एग्जाम दी और फर्स्ट क्लास से वो क्या हो गई? पास हो गई। अब इस पर महमूद भी काफी खुश हुआ कि चलो मैट्रिक पास किए। और उस जबीदा के प्रति उसके मन में बहुत सारे सपने आने लगे, बहुत सारे ख्याल आने, उसको भी सपनों को समझने लगा कि हमारा भी शादी होगा। इस तरह की चीजें उसके मन में आने लगा। और वह ऑफिस से, अपने कार्यालय से 2.5 महीने का छुट्टी ले लिया। क्या के लिए? शादी करने के लिए। और बहुत सारा पैसा खर्च करने लगा। डिप्टी कलेक्टर था, पैसा की कमी था नहीं, शहर के बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाकर सारा चीज व्यवस्था करने लगा। लेकिन जिस दिन उसको ससुराल गया निकाह करने के लिए, जब वो ससुराल गया तो आप जानते हैं कि जब शादी के लिए जब दूल्हे घर आते हैं तो बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, औरतें रहती हैं, तो घेर लेती हैं, तब ना निकाह होता है। तो जैसे ही बहुत सारा औरतों लड़कियों को देखा, बस ये डर गया, क्योंकि इसको बचपन में उस तरह का क्या था, इफेक्ट हुआ था। और लड़कियों से क्या हो जाता था, पहले बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वो लड़कियों को देखा, ये क्या हो गया? डर गया। और डर से इसका शरीर क्या होने, कांपने लगा। ऐसा पड़ गया कि जैसे एकदम बर्फ की तरह इसका शरीर ठंडा पड़ गया। और ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मतलब ये साफ गूंगा की तरह हो गया था। बहुत लोग से पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं बोल पा रहा था, इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था, जैसे कि इसको बोली जानता ही नहीं है, कुछ बोलना जानता ही नहीं, इसके मुंह में जबान ही नहीं है, इस तरह साइलेंट हो गया। और यह कहानी यहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो इससे क्या आपको पता चलता है? इस तरह इन्वायरमेंट, आपके परिवार का रख रखाव, रहन सहन, जिस तरह का माहौल आपके घर का है, उसी तरह बच्चे आगे चलकर उनके लाइफ में वो चीजें आती है। अगर वो बचपन में ही प्रताड़ित हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत प्रताड़ित किया है, प्रॉब्लम आया है, बहुत सारा समस्या है, बचपन से वो मजदूरी, ये सब बहुत सारी चीजें आ रहा है, तो वो बच्चा को लाइफ टाइम क्या करता है? इफेक्ट करता है, वो जिंदगी भर उसको प्रभावित करता है। तो यह साइकोलॉजी टाइप का था, यानी नफ्सियात के तौर पर था। इसलिए बच्चे की जो परवरिश होना चाहिए अच्छे ढंग से होना चाहिए, उसे न डराया भी नहीं जाना चाहिए। समझ में? बहुत लोग डरा के नहीं रखते हैं, बच्चों को डराना भी नहीं चाहिए। हर एक तरह से उसको ऐसे पालिए कि उसको अच्छा एजुकेशन दीजिए, गाली गलौज से भी दूर रखिए, लेकिन अच्छे ढंग से उसको क्या करना चाहिए? पालना चाहिए। अब चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखें। अब है इसमें दरक्षा में मुख्तसरीन सवालात, तो मैंने अति लघुतरीय प्रश्न। तो जो पहला है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तभी ना लिखा है किस शहर में हुई थी? पटना में हुई थी। तो देखिए जो बोर्ड पर लिखा गया वो आंसर एकदम हूबहू मिलेगा। हम जो बोले हैं ना, ये सब क्वेश्चन आंसर में आएगा। देखिए कैसे आ रहा है। फिर है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस तारीख को पैदा हुए? 10 जुलाई। अच्छा, इसका याद करने का तरीका आप ऐसे में देखिए, 10 और 10 10 10, तो 2010 तक कौन नहीं दीजिएगा, क्योंकि 1910 से ना कहिएगा, तो बस 10 कौन? मोहम्मद मोहसिन, 10 जुलाई 1910 है। जेरे नसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? मतलब आपकी किताब में कौन सा अफसाना है? अनोखी मुस्कुराहट। फरार है जी, अनोखी मुस्कुराहट तो उनका अफसाना है, लेकिन इस किताब में आप में कौन सा है? फरार। तो कह रहा है अनोखी मुस्कुराहट। इसमें आपकी 10वीं की किताब में उनका कौन कहानी है? फरार है। लेकिन अनोखी मुस्कुराहट भी वो लिखे हैं, वो बहुत जल्द प्रचलित भी हुआ था। अब आते हैं आगे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं सैयद मोहम्मद रशीद। डॉक्टर मोहम्मदीन किस मौजू पर महारत रखते थे? नफ्सियात। हाँ, इसके नफ्सियात पर रखते थे, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी शायरी भी लिखा, बहुत सारी चीजें आप लिखे हैं। इसके अब आते हैं मुख्तसर सवाल। अब लघुत्तर ये प्रश्न देख लीजिए। इसमें पहला है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के तदरीसी गर्मियों पर 5 जुमले लिखे। अब आपको क्या करना है, उनके इल्म के यानी एजुकेशन के बारे में सब चीज क्या कर देना है। तो लिख दीजिए मैट्रिक, इंटर, AIA, MA, BA, ये सब लिखे हैं ना। और उसके अलावा कहाँ कहाँ लेक्चरर हुए, हो गया। एजुकेशन के बारे में क्या कर देना है, लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए।
मतलब वो किस किस तरह के मौजू लिखते थे, कभी अनोखी मुस्कुराहट, ये सारी चीज़ों को क्या कर दीजिए मिला कर। फिर महमूद के किरदार के 5, जो महमूद के बारे में तो पूरा कहानी है, तो उसके किरदार के बारे में आपको 5 का लाइन क्या कर देना है। तो महमूद के बारे में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर 12 सवाल यानी लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो देखिए इसमें क्या है, डॉक्टर महमूद की अफसाना निगारी पर एक मजमून लिख देना, इनके पूरे कहानी, किस तरह की कहानी लिखते थे, क्या क्या लिखते थे, ये सब। फिर अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। आप अपने हिसाब से अफसाना फरार के बारे में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए कि अफसाना फरार से आपको क्या फायदा हुआ, क्या एजुकेशन दे रहा है। ठीक है, यही आपका पूरा क्वेश्चन रहा, ये समाप्त।